तो जी इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम को लेकर के, जिसमें से बहुत कुछ बातें तुम ऑलरेडी पहले से ही जानते हो, लेकिन फिर भी कुछ सवाल तो बचे रहते हैं हमारे पास। इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में हम लोग जो काम करने वाले हैं, इसमें पहला पार्ट है, हम नंबर गेम देखेंगे एग्जाम का, कि इसमें नंबरों की क्या कहानी है और कैसे हमें इसे यूज करना है। पार्ट टू में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें कम मेहनत करके हम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और पार्ट तीन में हमें किसी टॉपिक की कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड है, हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। पार्ट चार में हम लोग ये बात समझेंगे कि हम लोग कुछ चीजें याद क्यों नहीं रख पाते, और अगर हमें उन्हें याद रखना है तो फिर उनका सॉल्यूशन क्या है। मतलब एक स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि अपनी मेमोरी को हम लोग अच्छा कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पार्ट पांच में हम लोग समझेंगे कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए गधा बनना बढ़िया है या फिर स्मार्ट, और स्मार्ट बनने के लिए क्या रास्ते चाहिए होते हैं। और फिर लास्ट पार्ट आएगा ओपन सेशंस फॉर क्वेरीज। तो आपकी क्वेरीज जो भी बीच बीच में आते जाएंगी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी क्वेरीज को एक साथ मेंटेन करते चलो, ताकि वक्त पड़ने पर हम लोग उन क्वेरीज को समझ सकें। मतलब एक ऐसा ऐसा मत करना कि आप चाहते हो कि बीच में ही आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए। मैंने इसलिए बताया था कि जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोगों ने ये अलाउ नहीं किया हुआ कि आप लोग अपने माइक को ऑन कर सको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी हम लोग देख रहे हैं चीजों को, उन्हें समझने में हमें कंसंट्रेशन चाहिए होता है, और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। बट डोंट वरी, मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट कीप द पेशेंस, और एट द एंड ऑफ द डे क्या लेके गए ये तो मालूम पड़ जाएगा। तो आप अपनी क्वेरीज जो भी आएंगी उन्हें आप कागज पर लिखते जाओगे, जो बातें आपको लगेंगी कि ये भैया आपको ये लिखना चाहिए, आप उसे भी लिख सकते हो, और फिर उसके बाद हम लोग काम को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट जो मुझे लगता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन तो हमने देख ली कि हम क्या करने वाले हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लें कि हम लोग जिस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो क्या है। और वहां पे मैं एक दो क्वेश्चंस को भी आंसर करना चाहूंगा, जो आमतौर पे नेट के स्टूडेंट्स जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इनके पास भी क्वेश्चन होता है, और मैंने ये क्वेश्चन देखा है उन लोगों के पास भी जो पहले से एग्जाम देते हुए आ रहे हैं। तो शायद हो सकता है यहाँ ये कुछ क्वेश्चंस आपको हेल्प कर जाएं। जैसे कि नेट का एग्जाम, इसमें जो फेलोशिप्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर एज अ जेआरएफ फेलोशिप मिलती हैं, और ये फेलोशिप जेआरएफ के रूप में है 31,000 प्लस एचआरए। अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूं तो मेट्रो सिटीज में एचआरए 30% है। हालांकि एचआरए की वैल्यू कम हो सकती है डिपेंडिंग कि आपकी सिटी सेकेंडरी तो नहीं है। तो अगर मैं मेट्रो सिटी की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल दिल्ली की, बॉम्बे की, या फिर आपका बैंगलोर, इस टाइप की सिटीज, तो लगभग 40,300 रुपये पर मंथ हाथ में आते हैं, और 20,000 रुपये के आसपास की एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट भी है। फिर आपने ये 2 साल के बाद में जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर है, जो आमतौर पे आपको 3 साल और एक्स्ट्रा मिलता है, ये एसआरएफ की कैटेगरी में आते हो आप, और यहाँ पर आपको 35,000 प्लस एचआरए है, जो कि लगभग 45,500 रुपये पर मंथ मिल जाते हैं, और 20,000 के आसपास की कंटीजेंसी ग्रांट। तो ये एक चीज है कि मतलब इस एग्जाम में लालच क्या है। लालच ये है कि भाई आप जिस डिग्री को करने जा रहे हो, उस डिग्री को करते करते आपको ये अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ मिलेगा, जिसमें आप अपने कॉलेज की फीस भी जमा कर सकते हो और साथ में आप मजे भी ले सकते हो। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट्स क्या होती हैं। एमएससी वालों को सबको पता है कि भाई एमएससी के बाद ही करते हैं एग्जाम। मैं फिर भी क्लियर करना चाहता हूं कि एमएससी या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, जिसमें इंटीग्रेटेड बीएसएमएस आ गया या फिर बीएस 4 ईयर वाला, बीई बीटेक, बहुत सारे स्टूडेंट जो बीटेक में हैं ये समझते हैं कि ये लोग नेट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये गलत है। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स बीएससी में हैं, फॉर एग्जांपल वो बीएससी बायोटेक कर रहे हैं या फिर बीएससी एजी कर रहे हैं, मतलब जिनका बीएससी का प्रोग्राम 4 साल का है, ये सब लोग इस कैटेगरी में फिट होते हैं। नॉर्मल बीएससी जो 3 साल की करता है वो नहीं कर सकता, उसे एमएससी करना पड़ेगा। तो केवल एमएससी वालों के लिए नहीं है ये, और भी है। हाँ, 55% मार्क्स आपको जरूर चाहिए आपकी डिग्री में अगर आप जर्नल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और बाकी में थोड़ा सा कम है। एज लिमिट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेआरएफ के लिए एज लिमिट 28 है, ठीक है, 28 साल। लेकिन 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर एससी एसटी या फिर डिसेबिलिटी वाले या फिर फीमेल एप्लीकेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फीमेल एप्लीकेंट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, उनकी अपर एज लिमिट 33 ईयर्स है। हाँ, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं और मेल हैं, या फिर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको 5 साल या 3 साल का रिडक्शन मिल सकता है।
एलएस के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, 90 साल की उम्र में देना चाहोगे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर मैं जेआरएफ क्वालिफाई करता हूं तो क्या मुझे एलएस मिलेगा? तो एज पर द बुकलेट, कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर जेआरएफ नेट आर आल्सो बी एलिजिबल फॉर लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नेट, सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जो भी कोई यूजीसी अपनी क्राइटेरिया फिट करती है, मतलब नॉर्मली अगर तुम ये फॉर्म भर रहे हो, ये एग्जाम दे रहे हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उस क्राइटेरिया को फिट कर रहे हो। तो जो लोग जेआरएफ क्वालिफाइड है वो ऑटोमेटिकली एलएस क्वालिफाइड है। सबको पता है ना ये सब चीजें। बट फिर क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अगर मैं एग्जाम में केवल जेआरएफ ऑप्शन में भरूं और मान लीजिए कि मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए थे, तो क्या मैं ऑटोमेटिकली एलएस के लिए कंसिडर होऊंगा या नहीं? मतलब हमने जो एग्जाम का फॉर्म था उसमें जेआरएफ फिल किया है, एलएस फिल नहीं किया था। तो अगर मैं जेआरएफ के लायक नंबर नहीं ला पाया तो क्या वो मुझे एलएस के लिए कंसिडर कर सकते हैं? तो अगेन बुकलेट कहती है कि अगर कैंडिडेट अप्लाई करता है जेआरएफ के लिए और वो उतने एलिजिबिलिटी ले आए जितनी लेक्चरशिप के लिए चाहिए होती है, तो वो उसके लिए भी कंसिडर होगा। मतलब फिर उसके बाद बात ये बैठती है कि मतलब जो भी स्टूडेंट है अगर उसके नंबर आ गए जेआरएफ के लायक तो जेआरएफ में चला गया, और अगर वो जेआरएफ के लायक नंबर नहीं लाया और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाया लेकिन नंबर उसके इतने हैं कि वो एलएस क्वालिफाई कर जाए, तो फिर उसे एलएस मिल जाएगा। इसलिए जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो समझदारी कहती है कि फॉर्म भरते हुए हमेशा जेआरएफ का ऑप्शन क्लिक करो। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पे मैं ध्यान देना चाहता था, और यहाँ इन क्वेश्चनों को आंसर करने के लिए हमने जो भी डाटा लिया है ये CSIR की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसी से लिया है, हम लोगों ने एज्यूम नहीं किया। अब बात करते हैं हम लोग अपने पार्ट 1 की, द नंबर गेम इन द एग्जाम। हम लोग जानते हैं कि सारी कहानी नंबर अचीव करने की है। 145 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन करने हैं, 180 मिनट है। सेक्शन ए में 20 में से 15, बी में 50 में से 35 और सी में 75 में से 25। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, ये बात भी तुम सब लोग जानते ही हो। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मैं तुम्हारा, चिंता मत करो, क्योंकि अब जो आगे आने वाली बातें हैं ये हैं जो हमें समझाएंगे नंबर की कहानी। अब यहां मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल में जो अप्रोक्सीमेट बातें लिखी गई हैं, ये अप्रोक्सीमेट बातें ये वो हैं जो हम लोगों ने पिछले 10 या 11 नेट के एग्जाम को देख करके तैयार किया है। अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 में से सेक्शन बी में 3 से 4 सवाल आते हैं, सेक्शन सी में 5 से लेकर 6 सवाल आते हैं, और इस यूनिट नंबर 1 को बढ़िया होल्ड करने के लिए अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो तो आपको 90 आवर्स के आसपास की मेहनत लगानी पड़ती है। मतलब अगर आप यूनिट 1 को बढ़िया करना चाहते हो तो आपको कम से कम 90 स्टडी आवर्स चाहिए, जहां आप अगर ढंग से एमएससी करके आए हो तो आप इस यूनिट को होल्ड कर सकते हो। बदले में तुम्हें यहां सेक्शन सी से 5 से 6 सवाल मिल जाते हैं, सेक्शन बी में 3 से 4। तुम लोग चाहो तो इस पर्टिकुलर चीज का स्क्रीनशॉट मार सकते हो अपने पास, क्योंकि बाद में भी स्लाइड के बाद तुम देख सकते हो। और यहां ये स्कोप नहीं है कि मैं हर एक यूनिट को पढ़ करके कि किस यूनिट में कितने नंबर दिख रहे हैं हम लोग उसकी बात कर सकें, लेकिन मोटे रूप से देखो तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 13 ये वो हैं जहां पर सेक्शन सी में क्वेश्चन काफी सारे अवेलेबल हैं। अगर मैं केवल इन 3 यूनिट से बात करूं तो 5 प्लस 6 11 प्लस 6 17 प्लस 6 23, मतलब अराउंड 23 क्वेश्चन तो मुझे इन्हीं 4 यूनिट से मिल जाते हैं। और जबकि आपको पता है सेक्शन सी में केवल 25 क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, आवर्स का भी एक डिस्क्रिप्शन है कि भाई कुछ यूनिट्स में हमें घंटे ज्यादा चाहिए, कुछ यूनिट्स में हमें घंटे कम चाहिए। जैसे इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इसको पढ़ने के लिए मुझे केवल 50 घंटे मिल जाए तो मैं काम कर लूंगा, और अप्लाइड बायोलॉजी को पढ़ने के लिए 40 घंटे काफी हैं। लेकिन फिर देखो जो मुझे आउटपुट के रूप में मिल रहा है वो भी तो कम मिल रहा है। सेक्शन बी में मुझे केवल क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 मिलते हैं अप्लाइड बायोलॉजी में, यूनिट नंबर 12 में से, और सिमिलरली सेक्शन सी में मुझे 2 से लेकर के 3 क्वेश्चन मिलते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि जब हम लोग ये तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या हम लोग इन सारी चीजों को करना चाहते हैं? समझदारी तो इसी में है कि भाई आपके पास अगर इनफ टाइम है, जैसे कि आपके पास 7 महीने हैं, 8 महीने हैं या फिर 12 महीने। लेट मी, मुझे अब ये कॉल ब्रेक कर,
मैं जरा ब्लॉक कर दूं इसे कॉल को। हम लोग इंटरनेट की जिम्मेदारी नहीं ले सकते किसी की। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, 8 महीने के आसपास आइडल टाइम मानता हूं मैं नेट की तैयारी के लिए। तब हम लोग 13 यूनिट को बड़ा अच्छा कर सकते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ सकते हो तो 6 महीने में भी आप 13 यूनिट पूरी कर सकते हो। जितने ज्यादा यूनिट करोगे आपके पास चांसेस उतने बढ़ जाएंगे कि आपके पास चॉइस होगी कि अगर आप इस पर्टिकुलर यूनिट क्वेश्चन नहीं कर पाए तो किसी दूसरी से कर लोगे। बट अक्सर हम लोग की लाइफ शेड्यूल हमें अलाउ नहीं करती कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो भाई नेट का एग्जाम नो डाउट ये आउट ऑफ 200 मार्क्स का है, और अगर 200 में से किसी के 200 नंबर आ जाएं पूरे तो उसे कहते हैं हम लोग कि भाई ये 100% स्कोर ले आया। इसके लिए उसने 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में से किए, 35 क्वेश्चन सेक्शन बी में से किए और 25 क्वेश्चन सेक्शन सी में से किए, टोटल 75। बट मेरी जानकारी में नहीं है कि आज तक कभी कोई 100% नंबर लेकर के आया हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जून 2019, आप जून का एग्जाम देने वाले हो, और जून 2019 का अगर मैं ये चार्ट देखूं तो मेरे पास लाइफ साइंस में जो कट ऑफ है, जेआरएफ पे ध्यान देते हैं हम लोग केवल, तो जेआरएफ में कट ऑफ गई है 52.50। 52.50 का मतलब है कि ये कम से कम नंबर चाहिए मुझे इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। और पता है सेक्शन सी के जो ये 25 क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, अकेले यही क्वेश्चन आपके 50% मार्क्स के हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सेक्शन सी के 25 सही क्वेश्चन निकाल सको, जो कि निकालने चाहिए आपको क्योंकि आफ्टर आप वहां पे 75 में से 25 करने हैं, तो आप बड़े आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, एक दो क्वेश्चन करके भी ए और बी में से। लेकिन उसकी बात भी करेंगे हम लोग कितना स्ट्रेटेजी हमें चाहिए। हम लोग हाईएस्ट पॉसिबल देख रहे हैं कि भाई अनरिजर्व कैटेगरी में 52.50% है जो जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कट ऑफ चाहिए। और अगर मैं हाईएस्ट मार्क्स की बात करूं तो हाईएस्ट मार्क्स यहां पर 68% के आसपास जाते हैं, कभी कभी हुआ तो 70 क्रॉस कर गया, लेकिन यहां 80-90% नंबर नहीं आया करते। तो अगर मैं कहूं कि आप 70% का टारगेट लेके चलो तो ये आपके लिए एक सेफ टारगेट होगा, जहां आप ना सिर्फ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो बल्कि आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अब इस 75 टारगेट को अचीव करने के लिए मैं क्या सजेस्ट करता हूं, सजेशन आपके अपने खुद के होते हैं, बट मेरी सलाह यह होती है कि सेक्शन सी में 25 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। यार अब सीधी सी बात है ना कि क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास 3 क्वेश्चन है और 3 में से एक क्वेश्चन मुझे करना है, तो क्या हम इतने भी पढ़े हुए नहीं है? मतलब फिर हमने तैयारी कैसी कर रखी है? अगर अगर हम 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं कर सकते तो फिर हमारी तैयारी बकवास है। फिर आपने क्या तैयारी कर रखी है? इसलिए जब सेक्शन सी में से 75 में से मुझे केवल 25 क्वेश्चन करने हैं, तो ये 25 क्वेश्चन तुम गलत कैसे कर सकते हो? हम लोग कभी आगे चलकर के एक वेबिनार और अरेंज करेंगे जहां हम लोग ये बात समझेंगे कि इन 75 में से हम क्वेश्चन कैसे पिक करें और कौन से पिक करें जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर हो और जिसमें स्कोर करने के चांसेस हाईएस्ट हो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी चॉइस की वजह से मैंने यहां लगाया हुआ है कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते भाई तुम? अगर तुम इस टारगेट को पूरा कर सकते हो तो 50% नंबर तुम यहां ले आए हो। केवल 70% को पूरा करने के लिए अब तुम्हें 20% नंबर और चाहिए। लेकिन अगर सेक्शन बी में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तुम केवल 25 क्वेश्चन भी कर पाओ तो 25% नंबर तुम यहां निकाल लोगे, 75 तुम्हारे ही होगा सीधा। और अगर सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है उन 20 में से 5 भी कर पाओ तब भी तुम 5% एक्स्ट्रा और ले आओगे, तब भी तुम्हारे पास जो डाटा हो गया वो 80% के लिए हो गया। और अगर आप 80% को अचीव करने की मेहनत कर रहे हो और मैं नेगेटिव चार्ट जो नेगेटिव की कहानी है नेगेटिव इंक्लूड कर दूं तो उससे तुम्हारा 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो जाए तब भी तुम सेफ रेंज में रह करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये वो नंबर गेम। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ये प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हम किस सेक्शन में कितना जोर मारने वाले हैं। आफ्टर ऑल अगर हमने सीरियसली और मैनेज होकर तैयारी नहीं की तो हम लोग गड़बड़ करेंगे एग्जाम के अंदर, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आती है बात पार्ट 2 की। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि इट इज इजी टू गेट 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 75 फ्रॉम सेक्शन सी, और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइडर ही है। लोग पता है लोग जब क्वालिफाई नहीं होते तो क्या शिकायत करते हैं, मेरे पास जो अक्सर शिकायतें आती हैं लोगों की,
वो बोलते हैं जी हमारा सेक्शन ए अच्छा नहीं था, बाकी तो सब उन्होंने बढ़िया कर रखा था। कम ऑन, अगर तुम्हारा बाकी सब बढ़िया था तो तुम क्या जेआरएफ, क्या तुम टॉपर बन जाते यार एग्जाम का। मतलब तुम कुल मिला के सोच के देखो कि सेक्शन ए में केवल 15 क्वेश्चन है, और इन 15 क्वेश्चन से जो नंबर मिलने वाले हैं वो 30 नंबर है। और आउट ऑफ 200 की बात करूं तो ये 30 का मतलब है केवल 15% मार्क्स। मतलब आप 15% मार्क्स को ब्लेम कर रहे हो और कह रहे हो कि आपके 70% 75% मार्क्स तो आ गए थे, बट आप ये 15% नहीं ला पाए इसलिए आप फेल हो गए। जबकि इस एग्जाम की कट ऑफ 50% के आसपास जाती है, 50, 51, 52। तो जब तक आप सही तरीके से अपनी गलतियां नहीं पहचानते और ये नहीं जानते कि तुम क्या कमी करोगे या क्या कमी कर रहे हो, तब तक तुम्हारे रिजल्ट वही रहते हैं जो चलते हुए आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग यूनिट्स की। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया आपको कि 13 यूनिट्स का जो डाटा है वो कुछ समझा रहा था मुझे। तो यहां जो यूनिट का सिलेक्शन है, अब जो मैंने यूनिट्स जो मैं कहता हूं कि भाई हमें कायदे में यूनिट करनी चाहिए, ये मेरी प्रेफरेंस है। तुम चाहो तो तुम अपनी प्रेफरेंस बना सकते हो इस टेबल को देख करके, लेकिन मेरी प्रेफरेंस का कारण है एक, वो कारण की बात भी करेंगे हम लोग एक पार्ट में आकर के। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको करना चाहिए यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 13। इन 8 यूनिट्स को करने के पीछे लॉजिक क्या है, मतलब मैं क्यों ये बोल रहा हूं, मैं क्यों नहीं कह रहा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी करनी चाहिए या फिर आपको प्लांट या एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए या फिर आपको इकोलॉजी पढ़ना चाहिए, ये आपकी इच्छा है, आपका बैकग्राउंड क्या कहता है। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैंने ये 3 यूनिट अच्छे तरीके से कर ली तो इन 3 यूनिट के बेस पर यूनिट नंबर 4 मेरी आधी पहले खत्म हो चुकी होगी। यूनिट नंबर 8 को समझना बहुत आसान होगा और यूनिट नंबर 13 भी मोस्ट ऑफ द यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पढ़ते हुए। फिर भी आप ये सोचो कि भाई हाँ यूनिट नंबर 13 के लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, वो तुम्हारी इच्छा है। लेकिन देखिए पॉइंट ये है कि अगर आपको डिस्टेंस कवर करने हैं तो आप उन डिस्टेंसेस को कवर करो जहां पे आपका ऑलरेडी कवर किया हुआ डिस्टेंस आपके काम आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट बैचलर्स ऑफ डिग्री कर रहा है, बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहा है, बीएससी, बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन बायोलॉजी कंप्लीट करने के बाद वो कहता है मैं तो बीकॉम करूंगा दोबारा से, जबकि उसने 11th 12th में भी साइंस पढ़ रखी थी और 3 साल बैचलर्स की डिग्री में भी साइंस पढ़ी है, और अब बोल रहा है बीकॉम करनी है मुझे। कर लो भाई बीकॉम, लेकिन क्या बीकॉम करके उसे उतना बेनिफिट मिलेगा अपनी लाइफ में, उतना अच्छा आगे कॉन्फिडेंटली बढ़ पाएगा जितना अच्छा वो साइंस की फील्ड में ही और आगे बढ़ के करता। अगर वो सपोज कहता कि मैं मास्टर्स इन केमिस्ट्री करूंगा या फिर मास्टर्स इन बायोलॉजी, तो कि जिस लाइन में आप ऑलरेडी एफर्ट करते हुए आ रहे हो उस लाइन में और एफर्ट करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने भी देखा है ना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में जब आप पीजी में आए थे तो आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ने के लिए आपने कहा अच्छा तो हमने ग्रेजुएशन पढ़ रखा है ऑलरेडी, वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। तो सेम वही फंडा यहां भी लागू होता है। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 ये फाउंडेशन है सब चीजों की। इससे आगे बढ़कर के आप जहां घुसना चाहो, जहां जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन जितनी आप मेहनत करने वाले हो और जितना बदले में आपको मिलने वाला है, तो फिर मुझे लगता है कि यूनिट नंबर 8 और 13 हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अगर मैं इन यूनिट्स के सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप पहले से जानते हो सिलेबस को, आपके पास अवेलेबल है और सिलेबस में डिस्कस करने के लिए आया भी नहीं हूं। यूनिट 1 यहां पर बायोकेमिस्ट्री और साथ में कुछ बायोमोलिक्यूल्स की कहानी है। अकेले लेनिंजर नाम की बुक सारे के सारे ये टॉपिक्स कवर करती है। लेकिन यहां मेरी एक सलाह है आप लोगों से, जब आप पढ़ रहे हो बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर तरीके से पढ़ो यहीं पर, क्योंकि यहां आप ऑलरेडी एंजाइम्स पढ़ रहे हो, यहां पे ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट लिपिड पढ़ रहे हो।
अगर आप इन्हीं के साथ जोड़ करके माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को भी डिटेल में पढ़ लो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या काम होता है, क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी का एक बड़ा पार्ट आपने यहीं पे खत्म कर लिया। जैसे आप प्लांट फिजियोलॉजी में अलग से काउंट करते हो, हाँ आप अलग से प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट खोल करके बोलोगे कि हाँ भाई मुझे अब अलग से लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो रेस्पिरेशन ये सब पढ़ना है, तो तुम अपनी एनर्जी को बहुत वेस्ट कर रहे हो और साथ में जो तुम्हारा कंसंट्रेशन या डेवलप हुआ होगा इस यूनिट को पढ़ते हुए तुम उसे डाइल्यूट भी कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जिन टॉपिक्स को आप पढ़ते जा रहे हो उन्हीं टॉपिक्स को एलोबरेट करो वहीं पर, और तब